हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्जाम बाय धंजलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज मैं करवा रहा हूँ मिनी टेस्ट सीरीज 27। क्वेश्चन नंबर 96। भारत सरकार के निम्नलिखित संगठनों और विभागों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 परमाणु ऊर्जा विभाग, ऑप्शन 2 अंतरिक्ष विभाग, ऑप्शन 3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऑप्शन 4 कैबिनेट सचिवालय। ये उपरोक्त विभागों या संगठनों में से कितने सीधे भारत के प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करते हैं? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। चारों में से 3 सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करते हैं। उनमें परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कैबिनेट सचिवालय ये प्रधानमंत्री के सीधे अधीन कार्य करते हैं, जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसलिए ऑप्शन 3 गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 किसी राज्य में मंत्रियों के वेतन और भत्ते संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कथन 2 एक मंत्री केवल वही वेतन और भत्ते प्राप्त करता है जो राज्य विधानमंडल के सदस्य को देय होते हैं। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 गलत है। इसलिए गलत है, ऑप्शन 1 तो इसलिए सही है क्योंकि किसी राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो मंत्री होते हैं उनको अलग से परिवहन श्रमिक भत्ते और अन्य भत्ते दिए जाते हैं जो एक एमएलए से अलग होता है। इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 राज्यसभा चुनाव गुप्त मतदान पद्धति से आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन 2 यदि एक विधायक राज्यसभा सदस्य के चुनाव में पार्टी लाइन का उल्लंघन करते हुए वोट देता है, क्रॉसिंग वोटिंग, तो उसे दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो इसमें उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये कथन सही है क्योंकि ऑप्शन 1 सही है। राज्यसभा चुनाव गुप्त मतदान पद्धति से आयोजित किए जाते हैं। राज्यसभा चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? इसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और ऑप्शन 2 इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि यदि एक विधायक राज्यसभा सदस्य के चुनाव में पार्टी लाइन का उल्लंघन करते हुए वोट देता है तो उसे दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये कथन गलत है क्योंकि उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाता है। राज्यसभा में एक मजबूत पार्टी के संगठन को ये ख़त्म करता है, इसलिए क्योंकि जिससे राज्यसभा में अपना काम सही तरीके से और निरपेक्ष किया जा सकता है। इसलिए इसमें दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं होता है। अब आप मुझे कमेंट्स में ये बताएंगे दल बदल कौन सी अनुसूची से संबंधित है और इसे संविधान में कब जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छावनी बोर्डों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 यह छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी का प्रशासन करने के लिए बनाया गया एक कार्यकारी निकाय है। ऑप्शन 2 छावनी बोर्ड में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन 3 छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2 और 3।
जबकि ऑप्शन 1 गलत है। छावनी बोर्ड में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, बिल्कुल बात सही है। छावनी बोर्ड की कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ध्यान रखना। ऑप्शन 1 इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि यह छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी का प्रशासन और प्रबंध करने के लिए एक कार्यकारी निकाय नहीं है। ये जो अधिनियम है, सैन्य अधिनियम, उससे लिया गया एक निकाय है। इसे हम एक बार व्याख्या में देखते हैं। जो कैंटोनमेंट बोर्ड एक सैन्य छावनी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक आबादी के प्रशासन और प्रबंधन के लिए स्थापित किया जाता है। यह 2006 के कैंटोनमेंट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संचालित होता है और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? केंद्रीय रक्षा मंत्रालय अधिकार के क्षेत्र में। इस प्रकार नगर निगमों, अधिसूचित क्षेत्र समितियों और नगर क्षेत्र समितियों के विपरीत जो राज्य सरकार द्वारा गठित और प्रशासित किए जाते हैं, एक कैंटोनमेंट बोर्ड केंद्र सरकार गठित और प्रशासित किया जाता है, इसलिए कथन 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यह लास्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के संदर्भ में, विधान परिषद के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, सेवानिवृत्त सदस्य पुनः नामांकन के पात्र होते हैं। ऑप्शन 2, राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। ऑप्शन 3, सदस्य की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। सेवानिवृत्त सदस्य पुनः नामांकन के पात्र होते हैं। ऑप्शन 2, राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। ऑप्शन 3 इसलिए गलत हो जाता है कि सदस्य की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये बात गलत है क्योंकि जो विधान परिषद का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल उम्र होना जरूरी है। इसलिए ऑप्शन 3 गलत है, जबकि ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई अच्छी तरह से करते रहें क्योंकि एग्ज़ाम 25 मई को आने वाली है, इसलिए समय का दुरुपयोग ना करें। मैं आपसे यही आशा करता हूँ।